ऐसे कैसे हाथ लगा दिया उसने तुझे? तेरी जगह मैं होती ना, उसी वक्त अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बुला लेती, और फिर मेरा बॉयफ्रेंड जो पकड़ पकड़ कर धोता उसे, उसकी सारी अमीरी बाहर निकल जाती। गिन्नी ने रिया से शारदा सोसाइटी के उस अपार्टमेंट में बेचैनी से टहलते हुए कहा। सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठी रिया ने मायूसी के साथ कहा, तू मेरी तरह ग्लैम कॉस्मेटिक में जॉब नहीं करती ना, इसलिए आकाश ओबरॉय जैसे ताकतवर आदमी को धो सकती है, लेकिन मुझे आकाश ओबरॉय के खिलाफ जाकर अपनी जॉब से हाथ नहीं धोना है। गिन्नी ने गुस्से से रिया से कहा, रिया, तू समझने की कोशिश कर। देख, एक तो उसने तेरे साथ शादी में धोखा किया, और फिर आज ऑफिस में तुझे टॉर्चर किया। उस बीमार का आज ही इलाज करना होगा, वरना उसके हौसले बुलंद हो जाएंगे और वो हर रोज तुझे ऐसे ही टॉर्चर करेगा। ऐसे बीमार लोगों का इलाज सिर्फ और सिर्फ पुलिस कर सकती है। मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस में है, तू बोल, मैं अभी कॉल करके उसे यही बुला लेती हूँ। गिन्नी ने फोन पर नंबर डायल किया ही था कि रिया ने उसे रोकते हुए कहा, गिन्नी, रुक जा, मुझे लगता है कि शायद उसे कुछ गलतफहमी हुई है। उसने मेरी चेकिंग करवाई और मैंने उसके ऑफिस से जाते जाते सुना कि उन्हें किसी चीज की तलाश है जो वो मेरे पास छोड़ रही है। गिन्नी ने निराश होकर रिया से कहा, देख, अब आदर्श बीवियों की तरह बिहेव मत कर, जो पति को बचाने के लिए अलग अलग तरह के बहाने ढूंढती रहती है, लेकिन पति की गलतियां माफ करते जाती है। रिया ने तुरंत उससे कहा, मैं सच कह रही हूँ, और रही बात बीवी बनने की, मुझे तो लगता है कि उसे पता भी नहीं है कि मैंने ही उसकी व्हीलचेयर के साथ फेरे दिए थे। अगर उसे पता होता तो वो इस बात का जिक्र जरूर करता। गिन्नी ने रिया से कहा, चल, तू कह रही है तो ठीक है, लेकिन फिर कभी उसने तेरे साथ कोई भी हरकत की ना, तो मैं खुद फोन करके बुलाऊंगी अपने बॉयफ्रेंड को। रिया ने गिन्नी के हाथ पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मेरा सपोर्ट करने के लिए। तभी गिन्नी का फोन रिंग हुआ और गिन्नी ने रिया से मुस्कुराकर कहा, देख, शैतान को याद किया और शैतान का कॉल आ गया। चल, मुझे जाना होगा। गिन्नी ने रिया को जल्दी से गले लगाया। घर से निकलते हुए ही उसने फोन उठाया और कहा, हाँ बाबू, मैं बस आ रही हूँ 5 मिनट में। गिन्नी को देखकर रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही आकाश अपनी कार में ऑफिस से निकल चुका था। आकाश आईपैड में एक एक करके कंपनी के सभी एम्प्लॉयज की डिटेल्स पढ़ रहा था। रिया कपूर का नाम सामने आते ही उसके दिमाग में अभी भी रिया कपूर का डरा हुआ मासूम चेहरा सामने आ रहा था। आकाश ने सामने देखकर कहा, मुझे लगता है कि इस रिया कपूर पर नजर रखनी चाहिए, बुला लो उसे भी। आगे की सीट पर बैठे डीके ने पीछे मुड़कर आकाश से कहा, जी सर। वही रिया को अब अकेलापन महसूस हो रहा था। कपूर मेंशन में भले ही रिया को कभी भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, लेकिन घर के नौकरों और दूसरे हाउस स्टाफ के बीच रिया को कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता था। जब कभी भी वो अपने कलीग की फैमिली को देखती, हमेशा उसे अपने खुद के माँ बाप के प्यार की कमी खलती। वो सोचती कि काश वो अपने असली माँ बाप के साथ होती, फिर उसकी जिंदगी शायद कितनी अलग होती। रिया खुद को दोष दिया करती थी और सोचती थी कि शायद उसी में कुछ कमी है, इसलिए उसके माँ बाप ने उसे अनाथालय छोड़ दिया, और फिर उसकी आंखों से आंसू बह आते। आज भी उसी बात को याद करके रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। रिया ने अपने आंसू पोंछे और पुरानी यादें भुलाने के लिए रिया किचन में चली गई। रिया ने फोन में पार्टी सॉन्ग चला दिया और अपने लिए डिनर तैयार करने लगी। कुछ देर बाद रिया के फोन की बेल बजी और रिया ने फोन काटते हुए मन ही मन में कहा, उफ, ये इंश्योरेंस बेचने वाले अब रात में भी तंग करने लग गए। कुछ देर बाद फिर से फोन की बेल बजी और रिया ने फिर से फोन काट दिया। तीसरी बार फिर से फोन बजा। इस बार रिया ने खींचकर फोन उठाते हुए कहा, अरे भैया, नहीं चाहिए तुम्हारा इंश्योरेंस। इतनी बार कस्टमर को परेशान करोगे तो कस्टमर कभी इंश्योरेंस नहीं लेगा तुमसे, रखो फोन। इतना कहकर रिया ने फोन रख दिया और फिर रिया डिनर बनाने में लग गई। कुछ देर बाद अपार्टमेंट की डोरबेल बजी और रिया चौंक गई। उसने मन ही मन कहा,
इस वक्त कौन हो सकता है? वैसे भी यहाँ का एड्रेस तो किसी को नहीं दिया मैंने। डोरबेल फिर से बजी और रिया धीमे कदमों के साथ दरवाजे की तरफ गई। उसने दरवाजा खोला। सामने डीके को देखकर रिया चौंक गई और उसने कहा, आप यहाँ? डीके ने गुस्से में रिया से कहा, कमाल, फोन भी नहीं उठा रही हो तो, और जब उठाया तो मुझे इंश्योरेंस का ज्ञान देकर फोन रख दिया। रिया समझ गई कि फोन पर डीके था। उससे पहले कि रिया कुछ कहती, डीके ने कहा, चलो जल्दी, नीचे सर हमारा वेट कर रहे हैं। ये सुनकर रिया चौंक गई और कहा, इस वक्त सर मेरा वेट? इससे पहले कि रिया कुछ कह पाती, डीके ने कहा, सर तुम्हें वेलकम पार्टी देना चाहते हैं, चलो जल्दी। ये सुनकर रिया चौंक गई और घबरा भी गई। उसने मन ही मन सोचा, आखिर है क्या ये आकाश ओबेरॉय? आज दिन में मुझे टॉर्चर कर रहा था और अभी मुझे पार्टी में ले जाने की बात कर रहा है। कैसे करूं इसका भरोसा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज दिन की अपनी गलती की वजह से आकाश शर्मिंदा है, इसलिए मेरे लिए पार्टी प्लान की हो इसने। रिया ने डीके से कहा, लेकिन मुझे चेंज करना होगा, मैं इन कपड़ों में पार्टी अटेंड नहीं कर सकती। डीके ने रिया से थोड़ा झल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसे ही आ जाओ, 1 मिनट भी और लेट हुए तो सर तुम्हारे साथ साथ मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे, चलो। रिया मजबूरी में रूम लॉक करके डीके के पीछे पीछे चली गई। नीचे अपार्टमेंट के गेट पर कार के शीशे के अंदर से आकाश रिया को आते हुए देख रहा था। रिया कार की पिछली सीट पर बैठ गई और फिर कार चल दी। रिया उम्मीद कर रही थी कि आकाश उसे सॉरी कहेगा, लेकिन रिया के कार में बैठते ही आकाश ने कहा, तुम्हें पता है ना, मुझे लेट आने वाले लोग पसंद नहीं है, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? रिया ने मन ही मन कहा, इस खड़ूस से शायद माफी की उम्मीद करना बेकार है। और फिर रिया ने धीमी आवाज में आकाश से कहा, मिस्टर ओबेरॉय, मुझे कपड़े चेंज करने का मौका नहीं मिला, मुझे प्लीज कपड़े चेंज करके आने दीजिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगी। आकाश ने रिया की तरफ देखे बिना ही कहा, आकाश ओबेरॉय को किसी का वेट करना पसंद नहीं। डोंट वरी, पार्टी में कोई तुम्हें कपड़ों से जज नहीं करेगा। रिया मायूस हो गई और फिर कुछ देर सोचने के बाद रिया ने आकाश से कहा, अब देखिए, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप प्लीज मुझे किसी स्टोर से कपड़े दिलवा दीजिए, मैं आपको बिल रीपे कर दूंगी। आकाश ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर ड्राइवर से कहा, कुंदन रॉयल बुटीक ले चलो। रॉयल बुटीक में घुसते ही रिया को समझ आ गया कि ये वो जगह है जहां उसके जैसे लोग या तो सिर्फ सपनों में आते हैं या अपने सपने पूरे करके आते हैं जब उनके पास खूब सारा पैसा हो जाता है। रिया ने एक टॉप पर नजर मारी और उसका प्राइस टैग देखकर रिया को चक्कर आ गई। रिया ने मन ही मन कहा, 90,000 रुपए, यानी कि मेरी 1 महीने की सैलरी। रिया के चेहरे के भाव को समझते हुए आकाश ने कहा, क्या हुआ, जगह पसंद नहीं आई? रिया ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरी पसंद के कपड़े नहीं है यहाँ पर। आकाश ने रिया का मजाक बनाते हुए कहा, पसंद के कपड़े नहीं है या फिर तुम्हारी पहुंच के कपड़े नहीं है? रिया को ये बात चुभ गई। उसने आकाश से तीखे लहजे में कहा, मिस्टर ओबेरॉय, हो सकता है कि कपड़े मेरी पहुंच के बाहर हो, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, कभी भी इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं आकी जाती। अगर कपड़ों से ही इंसान की कीमत आकी जाने लगी तो आप सबसे ज्यादा कीमती निकलेंगी। आकाश को समझ आ गया कि रिया उसका मजाक बना रही है। इससे पहले कि आकाश कुछ कहता, रिया ने पास में खड़ी बुटीक असिस्टेंट से कहा, मुझे प्लेन टॉप दिखा सकती हैं प्लीज? वो असिस्टेंट उसे अंदर ले गई। कुछ देर बाद रिया नए कपड़ों और मेकओवर के बाद बाहर आई। बिल्डिंग काउंटर पर खड़ा आकाश रिया को देखकर एक पल के लिए खो गया। उस चमचमाते ब्लैक वन पीस में रिया यूं लग रही थी मानो चांदनी रात में आसमान में तारे टिमटिमा रहे हों।
रिया के बिलिंग काउंटर पर आते ही आकाश ने अपना क्रेडिट कार्ड टेबल पर फेंकते हुए रिया से कहा, ये क्रेडिट कार्ड है बिलिंग के लिए, बिल लेना मत भूलना। रिया ने तीखे लहजे में आकाश से कहा, मिस्टर आकाश, मैं फेंके हुए पैसे और क्रेडिट कार्ड दोनों नहीं लेती। आकाश ने रिया को बड़ी बड़ी आंखें दिखाई और रिया समझ गई कि आकाश झुकने वालों में से नहीं है। रिया ने बात को संभालते हुए कहा, आप फिल्में नहीं देखते, फिल्म का डायलॉग है। आकाश रिया को बिना कुछ कहे वहां से चला गया। रिया ने फीकी मुस्कान के साथ बिलिंग एग्जीक्यूटिव को देखा और कहा, बिल प्लीज। इसके बाद दोनों पार्टी में पहुंच गए। आलीशान होटल के बड़े सी लॉन में पार्टी थी। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, सिवाय रिया के। रिया इसी उलझन में थी कि वो बुटीक का 5 लाख का बिल आकाश को कैसे चुकाएगी। व्हीलचेयर पर बैठे आकाश ओबेरॉय ने रिया के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा, क्या हुआ, तुम पार्टी एंजॉय नहीं कर रही? तुम्हारा बुझा चेहरा देखकर हर कोई यही कहेगा, ये तुम्हारी वेलकम पार्टी नहीं, फेयरवेल पार्टी है। वैसे अगर तुमने मेरा 5 लाख का लोन जल्द ही नहीं चुकाया ना, तो तुम्हारी फेयरवेल पार्टी भी मैं यही रखूंगा। आकाश की व्हील चेयर के पीछे खड़ी रिया ने मन ही मन गुस्से से कहा, कितना गिरा हुआ है ये। पहले बुटीक में मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया और अब लोन के बहाने अपनी अमीरी का रौब दिखा रहा है। मुझे तो ये आकाश ओबेरॉय समझ ही नहीं आ रहा। मेरे लिए ही पार्टी रखी है और मुझे ही जलील भी कर रहा है। रिया ने आकाश की व्हील चेयर को आगे बढ़ाया और कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मिस्टर ओबेरॉय, डोंट वरी, आपके पैसे आपको जल्द ही मिल जाएंगे। आकाश ने पीछे मुड़कर रिया की तरफ देखा और कहा, मैं पार्टी में गेस्ट से मिलकर आता हूँ। मेरे वापस आने तक मुझे बता देना, तुम कब तक मुझे पैसे देने वाली हो। आकाश ने अपनी व्हील चेयर खुद ही आगे बढ़ाई और गेस्ट की भीड़ में चला गया। आकाश के आते ही गेस्ट उसके लिए जगह बनाने लगे। वे उसे मुस्कुराकर ग्रीट करने लगे। तभी रिया का ध्यान खींचने के लिए डीके ने रिया के पास आकर गले की खराश साफ करते हुए कहा, मिस रिया कपूर, देखो, अगर तुम लोन की बात को लेकर परेशान हो ना, तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता। ये सुनकर रिया एक पल के लिए चौंक गई और फिर उसने उम्मीद से डीके की तरफ देखा। डीके ने रिया से कहा, तुम्हारे पास भले ही देने के लिए पैसे ना हो, लेकिन तुम्हारे पास खूबसूरती है। तुम्हारी खूबसूरती की कीमत कहीं ज्यादा है। तुम कहो तो कीमत देने के लिए मैं तैयार हूँ। ये सुनते ही रिया चौंक गई। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए डीके से कहा, शट अप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैं कोई सामान नहीं हूँ जो तुम मेरी कीमत लगा रहे हो, इडियट! रिया को चिल्लाते हुए देखकर सबकी नजर रिया पर गई और आकाश भी रिया को देख रहा था। रिया गुस्से से वहां से चली गई और फिर डीके ने आकाश के पास जाकर उससे कहा, सर, लड़की नहीं टूटने वाली। आखिर क्या जानना चाह रहा था आकाश रिया से? क्या रिया आकाश का लोन चुका पाएगी और जान पाएगी कि आखिर आकाश के मन में क्या चल रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए वंदनी।